नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं संविधान क्यों और कैसे। इसमें संविधान का निर्माण, संविधान के विभिन्न स्रोत, इसको पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान की इस प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, ये पहले नहीं था। फिर एकता के साथ साथ अखंडता शब्द को भी भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया। तो आइए हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका एक एक शब्द का क्या अर्थ है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य तत्व, सबसे पहला है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का मतलब होता है कि जनता, अर्थात भारत का संविधान किसी राज्य शासक या किसी राज्य सरकार या विदेशी सरकार के द्वारा न बना करके जनता के द्वारा बनाई गई है। समस्त जनता ने इसको मिल करके बनाया है। इसमें 3 बातें प्रमुख हैं। पहला है जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का शासन, अर्थात संविधान जनता के लिए है, जहां लोकतांत्रिक तरीके से जनता के लिए शासन होगी। इन्हें संविधान जो है जनता के लिए है और लोकतांत्रिक तरीके से जनता के ऊपर जो है शासन होगी। फिर जनता के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया है। जनता की इच्छा से ही संविधान बनाया गया है। जैसे संविधान निर्माण में हम देखे हैं कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों ने मिलकर के संविधान का निर्माण किया है, जिसमें भीमराव अंबेडकर भी जनता के ही एक प्रतिनिधि के रूप में काम किए थे। फिर जनता का शासन, भारतीय संविधान में अंतिम शक्ति जनता को ही दिया गया है। इसमें जनता जब चाहे तब सरकार बदल सकती है और इस प्रकार जनता ही यहाँ सर्वेसर्वा है। फिर दूसरा इसमें शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। भारत आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में स्वतंत्र है। भारत अपने देश के अंदर जैसा चाहे नियम कानून बना सकता है और विदेश में भी भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अन्य देशों के साथ किस तरह से संबंध बनाना है, इसके मामले में भी भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। फिर है समाजवादी गणराज्य। भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और समाजवादी का अर्थ ये होता है कि समाज में सभी लोगों को बराबरी का अधिकार होगा, सबको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पूंजीपति आगे बढ़ते जाएंगे और गरीब वर्ग पीछे रहते जाएंगे। यहाँ पर पूंजीपति भी आगे बढ़ेगा, गरीब वर्ग भी आगे बढ़ेगा, मध्यम वर्गीय वर्ग भी आगे बढ़ेगा। यानी समाज में सभी को समान अधिकार प्राप्त होगा और अपनी योग्यता और क्षमता के हिसाब से सभी समाज के लोग आगे बढ़कर काम करेंगे। फिर धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य, ये भी संविधान के 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है कि भारत का कोई राज धर्म नहीं है, क्योंकि भारत में हम देखते हैं कि विभिन्न धर्म के मानने वाले लोग हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन आदि धर्म के मानने वाले लोग हैं। तो हिंदू बहुत मात्रा में है, बहुसंख्यक है, लेकिन हिंदू को भी राज धर्म नहीं घोषित किया गया है, क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्षता राज्य की कल्पना की गई है। यहाँ पर सभी लोगों को अपने हिसाब से धर्म मानने की स्वतंत्रता है, अपने हिसाब से पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता है, अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, अपने अपने धर्म के हिसाब से काम करने की स्वतंत्रता है। लेकिन हाँ, कोई भी किसी दूसरे के धार्मिक नीतियों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
अपने धर्म में सब रहेंगे लेकिन दूसरे की धार्मिक नीतियों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारत को घोषित किया गया है। इसका सीधा सा अर्थ होता है कि शासन की सर्वोच्च शक्ति जनता के पास है। जनता ही सर्वे सर्वा होती है। जनता अपने शक्ति का प्रयोग करके जब चाहे किसी भी व्यक्ति को सत्ता में बैठा सकती है, किसी भी व्यक्ति को सत्ता से हटा सकती है। अपने मताधिकार का प्रयोग करके जनता ये काम कर सकती है। इसके बाद गणराज्य। गणराज्य का अर्थ ये होता है कि देश का जो प्रमुख है, गण मतलब प्रमुख, देश का जो प्रमुख है ये वंशानुगत नहीं है। जैसे इंग्लैंड में क्या होता है, राजा या रानी वहाँ का वंशानुगत रूप से काम करते हैं। तो हमारे यहाँ जो गणराज्य में जो सर्वोच्च शक्ति है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर के जनता के द्वारा चुनी जाती है। इसीलिए भारत को एक गणराज्य कहा गया है। मतलब कोई भी व्यक्ति यदि उसमें योग्यता है तो अपने आप को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए घोषित कर सकता है और चुनाव लड़ सकता है। चुनाव में उसको विजय भी हासिल हो सकती है। तो ये वंशानुगत न होकर के जनता के द्वारा चुना जाता है। ये गणराज्य का सही मायनों में आशय है। फिर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना। भारतीय संविधान में लोगों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जैसे हमको बोलने की स्वतंत्रता है, कहीं पर घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, रोजगार पाने की स्वतंत्रता है, सब स्वतंत्रता है। उसी क्रम में समानता, जैसे समानता में स्त्री पुरुष में समानता, जातिगत असमानता, अमीर और गरीब में समानता, ये सब अधिकार भारतीय संविधान में लोगों को दिया गया है। फिर बंधुत्व की भावना, सभी लोग आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहेंगे, ये कहलाता है बंधुत्व की भावना। फिर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय। भारत में रहने वाले सभी लोगों को राजनीतिक न्याय, राजनीतिक मतलब हर कोई को राजनीति में आने का अधिकार होगा। कोई भी व्यक्ति चाहे तो किसी भी दल में शामिल हो सकता है, चाहे तो नई पार्टी बना सकता है, चाहे तो किसी पार्टी का प्रचार प्रसार कर सकता है, चाहे तो चुनाव लड़ सकता है। इसी क्रम में सामाजिक न्याय, समाज में रहने वाले सभी लोगों को न्याय मिलेगा। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, पैसे के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर आर्थिक न्याय, यदि हम में योग्यता है तो हमको अर्थ या धन कमाने की भी यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्त है। हर व्यक्ति अपनी योग्यता के हिसाब से धन कमा सकता है, लेकिन ये धन गलत तरीके से नहीं कमाया जाना चाहिए। फिर अंतिम है देश की एकता और अखंडता। तो भारतीय संविधान में देश की एकता को सुनिश्चित किया गया है। भारत में भले ही अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं, अलग अलग संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, अलग भाषा के बोलने वाले लोग हैं, लेकिन अंत में हम सभी एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। और अखंडता, भारत 29 राज्यों का एक समूह है, लेकिन कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत अखंड है। भारत के ऊपर कोई भी विदेशी शक्ति आंख उठाकर नहीं देख सकती, न ही भारत को कोई तोड़ने का प्रयास कर सकता है। भले ही राज्य की सरकारें अलग हैं, लेकिन अंतिम में हम सभी क्या है, अखंड भारत का निर्माण करते हैं और एक भारतीय नागरिक कहला करके भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। ये तो हो गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना और प्रस्तावना का मूल्यांकन। इसमें प्रस्तावना के मूल्यांकन में डॉक्टर सुभाष कश्यप, इनका कहना है कि प्रस्तावना में निहित पावन आदर्श हमारे राष्ट्रीय आदर्श हैं और जहाँ से एक और हमें अपने गौरवमय अतीत से जोड़ते हैं, वहीं भविष्य की आकांक्षाओं को भी संजोते हैं। प्रस्तावना में हमारे देश का आदर्श छिपा हुआ है। प्रस्तावना को पढ़ने से ही ये समझ में आ जाता है कि भारतीय संविधान किस प्रकार से बना है, किस उद्देश्य को लेकर के बना है। ये तो हो गया संविधान क्यों और कैसे, और अगले वीडियो में इसका महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तब तक के लिए नमस्कार।